मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ये थर्मोडायनामिक्स है। थर्मोडायनामिक्स आप फिजिक्स में भी देखे होंगे। थर्मोडायनामिक्स हम लोग यहाँ केमिस्ट्री में भी पढ़ रहे हैं। दोनों जगह पर फर्क है। फिजिक्स में थर्मोडायनामिक्स अगर आप पढ़ रहे होंगे या पढ़े होंगे या फिर पढ़ेंगे आप जो सिलेबस हो उसके अनुसार से, वहाँ पर हम लोग हीट एनर्जी और बॉडी के मोशन से रिलेटेड बात करते हैं, जबकि यहाँ पर केमिस्ट्री में हम लोग हीट एनर्जी और केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड बात करते हैं। इसीलिए थर्मोडायनामिक्स को केमिस्ट्री में थर्मोकेमिस्ट्री भी कहा जाता है, इसे केमिकल थर्मोडायनामिक्स भी कहते हैं और इसे इनर्जेटिक्स भी कहा जाता है। अगर डेफिनेशन देना हो हमें व्हाट इज थर्मोडायनामिक्स, तो यहाँ बताते हैं इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स द रिलेशन बिटवीन हीट एनर्जी एंड केमिकल रिएक्शन। यानी कि थर्मोडायनामिक्स या थर्मोकेमिस्ट्री में हीट एनर्जी और केमिकल रिएक्शन के बीच के रिलेशन को पढ़ते हैं। हीट एनर्जी एंड केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन इट इज कॉल्ड थर्मोडायनामिक्स। यानी इस पूरे चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किसी पार्टिकुलर केमिकल रिएक्शन के कंप्लीट होने पर कितने अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज हो रहा है, या फिर किसी पार्टिकुलर रिएक्शन को कंप्लीट कराने के लिए हमें कितने अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी सप्लाई करने की जरूरत है। यानी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है या रिलीज हो रहा है केमिकल रिएक्शन में, वो इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे। थर्मोडायनामिक्स में सबसे पहला जो टर्म होता है वो सिस्टम, सराउंडिंग एंड यूनिवर्स के बारे में आता है। सिस्टम, सराउंडिंग एंड यूनिवर्स में सबसे पहले हम लोग यूनिवर्स के बारे में बात करते हैं। यूनिवर्स कहा जाता है इट इज द वास्ट सराउंडिंग स्पेस अराउंड द अर्थ। अर्थ के चारों तरफ का वो सारा पार्ट विच इंक्लूड्स एवरीथिंग, जिसमें सब कुछ आता है। यानी जहां तक आप इमेजिन कर सकते हैं अर्थ के बाहर में स्टार्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, प्लैनेट्स हैं, ये सब के सब यूनिवर्स के पार्ट आते हैं। उसी यूनिवर्स का वो पार्ट जो अंडर ऑब्जर्वेशन हो, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जहां हमारा कंसंट्रेशन हो, उस पार्ट को सिस्टम कहा जाता है। और इसके अलावा बाकी जितने सारे पार्ट हैं, रेस्ट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स इज कॉल्ड सराउंडिंग। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम कहें कि ये मेरे हाथ में डस्टर है, अब जैसे हम आपको ये डस्टर दिखा रहे हैं, आप सब लोग का कंसंट्रेशन इसके ऊपर में आ गया, ये डस्टर अंडर ऑब्जर्वेशन आ गया, तो इस डस्टर को हम लोग सिस्टम कहेंगे। और इसके अलावा यूनिवर्स का बाकी जितना पार्ट है, यानी यूनिवर्स में सिस्टम के अलावा बाकी के जितने रेस्ट पार्ट हैं, उन सब को हम लोग सराउंडिंग कहेंगे। अगर कोई आप केमिकल रिएक्शन करा रहे हैं, किसी फ्लास्क के अंदर में आप रिएक्शन करा रहे हैं, तो आपका कंसंट्रेशन उस फ्लास्क के ऊपर में है, फ्लास्क अंडर ऑब्जर्वेशन है, तो उस फ्लास्क को सिस्टम कहा जाएगा। और इस फ्लास्क के अलावा बाकी जितने सारे रेस्ट पार्ट हैं यूनिवर्स के, उन्हें सराउंडिंग कहा जाएगा। तो सिस्टम, सराउंडिंग और यूनिवर्स, इसका मतलब यह हुआ कि पूरे यूनिवर्स में दो पार्ट हो गए, एक सिस्टम और दूसरा सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग कंबाइन कर यूनिवर्स का फॉर्मेशन करते हैं। ये हो गया यूनिवर्स। इसका डिफिनेशन आपको लिखनी है। यूनिवर्स क्या है, सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है, उसको आप वहां पर नोट कर लीजिएगा। सिस्टम, सराउंडिंग और यूनिवर्स के डिफिनेशन के बाद में अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम के बारे में। पूरे यूनिवर्स में दो ही पार्ट है, एक सिस्टम और सराउंडिंग। तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच एक्सचेंज होता है यूनिवर्स में, और ये एक्सचेंज हम लोग कंसिडर करते हैं एनर्जी और मैटर के फॉर्म में। यानी अगर सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है तो सराउंडिंग एब्जॉर्ब करेगा, और अगर सराउंडिंग रिलीज कर रहा है तो सिस्टम एब्जॉर्ब करेगा। यानी इन दोनों के बीच में एक्सचेंज होता है। और इसके अनुसार से सिस्टम को तीन पार्ट में बांटा गया है, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम किसे कहते हैं, इसको थोड़ा सा समझो। एक एग्जाम्पल से समझाते हैं आप। जैसे अगर एक कप में चाय रखें, चाय गर्म है, कुछ देर के बाद में अगर फिर उसे हम ऑब्जर्व करेंगे
तो स्टार्टिंग में जो टेम्परेचर था अब वो टेम्परेचर कम हो गया। इसका मतलब यह हुआ कि इस चाय से, इस कप ऑफ टी से एनर्जी सराउंडिंग हो गया है, यानी इनके बीच में एक्सचेंज हो रहा है। जब चाय गर्म थी तो वहां से चाय से वेपर भी बाहर निकल रहा था, इसका मतलब मैटर का भी एक्सचेंज हो रहा था। तो वो एग्जाम्पल हो गया ओपन सिस्टम का। इसी कप ऑफ टी को अगर हम किसी प्लेट से ढक देते हैं, किसी लीड से ढक देते हैं, तो टेम्परेचर कम होगा, थोड़ा सा रेट ज्यादा टाइम लगेगा उसके टेम्परेचर को रिड्यूस होने में, बट टेम्परेचर होगा। क्योंकि आप पढ़े होंगे फिजिक्स में कि हीट का ट्रांसफर कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन से होता है। तो यहाँ लीड रखने के बावजूद भी टेम्परेचर कम होगा, यानी एनर्जी का एक्सचेंज हुआ है। लेकिन अब वेपर बाहर नहीं जा पाएंगे और ना तो बाहर से कुछ उस प्याले में जा पाएगा, यानी कि मैटर का एक्सचेंज नहीं हुआ। तो वैसे सिस्टम को हम लोग क्लोज सिस्टम कहते हैं, जहां सिर्फ एनर्जी का एक्सचेंज है। और उसी को अगर हम लोग थर्मस फ्लास्क में डालते हैं, थर्मस फ्लास्क कहने का मतलब जो इंसुलेशन लगा हुआ, इंसुलेटेड फॉर्म में, तो वहां टेम्परेचर भी मेंटेन रखता है। हालांकि प्रैक्टिकली 100% इंसुलेशन पॉसिबल नहीं है, बट अगर बाकी को कंपेयर करें तो थर्मस फ्लास्क में अगर आप रखेंगे तो ये टेम्परेचर मेंटेन करता है। यहाँ एनर्जी भी कांस्टेंट हो गया, एनर्जी का भी एक्सचेंज नहीं हो रहा है और मैटर का भी एक्सचेंज नहीं हो रहा है, तो उसे कहा जाता है आइसोलेटेड सिस्टम। डिफिनेशन क्या है? द सिस्टम विच कैन एक्सचेंज एनर्जी एज वेल एज मैटर विद द सराउंडिंग इज कॉल्ड ओपन सिस्टम। द सिस्टम विच कैन only exchange energy, not matter with the surrounding, is called closed system. While the system which can neither exchange energy nor matter with the surrounding is called isolated system. यानी कि isolated system में कोई नहीं जाएगा। अब बहुत सारे एग्जाम्पल आ सकते हैं। अब आपको सोचना है कि वो ओपन होगा, क्लोज होगा या आइसोलेटेड होगा। जैसे अगर हम लोग स्पेसशिप की बात करें तो स्पेसशिप आइसोलेटेड सिस्टम के एग्जाम्पल में आएगा। हम लोग चिप्स या कुरकुरे जो खरीदते हैं उसके पैकेट को अगर देखा जाए तो उसके मटेरियल बाहर नहीं निकलते, बट टेम्परेचर तो चेंज करता है, तो क्लोज सिस्टम का एग्जाम्पल हो जाएगा। अगर आप एक गिलास पानी लेते हैं तो ग्लास ऑफ वाटर कहने का मतलब ग्लास में है, ऊपर से लीड नहीं ढका हुआ है, तब वो ओपन सिस्टम का एग्जाम्पल होगा। थर्मस फ्लास्क में कॉफी रखा हुआ है तो आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जाम्पल हुआ। तो हम समझते हैं कि अब अगर कोई आपसे पूछे किसी एग्जाम्पल को दे करके कि ओपन है, क्लोज है या आइसोलेटेड है, तो आप सोच करके बता सकते हैं कि वो किसके पार्ट में, किस टाइप में आएगा, किसके एग्जाम्पल्स में से आएगा। तो डेफिनेशन आपके पीडीएफ में दिया हुआ है, उसको आप अपने कॉपी में नोट कीजिएगा और ये डायग्राम भी ड्रॉ कर लीजिएगा, यानी उसी के नीचे में ये ड्रॉ कर लीजिएगा। टाइप ऑफ सिस्टम के बाद में अगर आप लोग देखे होंगे, बुक पढ़े होंगे, तो वहां पर 3 टर्म आया होगा, अ स्टेट ऑफ अ सिस्टम, अ स्टेट वेरिएबल एंड अ स्टेट फंक्शन। हम उसको अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, बताएंगे आगे जब कुछ और कंसेप्ट आपके दिमाग में आ जाएगा, उसके बाद हम लोग इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं इंटरनल एनर्जी के बारे में। इंटरनल एनर्जी का डेफिनेशन है द सम ऑफ ऑल द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी अवेलेबल टू ए सिस्टम एसोसिएटेड विद ए सिस्टम, यानी किसी सिस्टम के पास में जितने भी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं उन सारे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के सम को इंटरनल एनर्जी कहा जाता है। जैसे अगर हम लोग फिर से इस डस्टर को ले लें कि यहाँ ये मेरे हाथ में डस्टर है, तो इस हाइट पर है, तो इस ग्राउंड से लेकर यहाँ तक इसमें पोटेंशियल एनर्जी भी होगा। कंस्टिट्यूएंट से मिलकर बना हुआ है तो इसके हर एक मॉलिक्यूल में मॉलिक्यूलर एनर्जी भी होगा। हर एक मॉलिक्यूल एटम से मिलकर बने होंगे, सारे एटम की एनर्जी को जोड़ दो एटॉमिक एनर्जी कहा जाएगा। एटम के अंदर में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस की एनर्जी को न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है, वो उसका एनर्जी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी हो गया। वो काइनेटिक एनर्जी भी शो करता है, वाइब्रेशन भी शो करता है, वाइब्रेशनल एनर्जी भी होगा। इन सारे फॉर्म ऑफ एनर्जी को अगर आप कैलकुलेट करते हैं देन इट इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। लेकिन आप अंदाज लगा सकते हैं कि किसी भी सिस्टम के इतने फॉर्म ऑफ एनर्जी को कैलकुलेट करना इम्पॉसिबल है। तो डेफिनेशन के बाद में ये लिखा हुआ है कि इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम। किसी भी सिस्टम के इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट करना इम्पॉसिबल है।
क्योंकि सारे फॉर्म को कैलकुलेट करेंगे। जैसे अगर मान ली कि यहाँ के मॉलिक्यूल का कुछ मॉलिक्यूलर एनर्जी होगा, जो अपर पार्ट पर होंगे उसका अलग होगा, जो सेंटर की तरफ में होंगे उनका अलग होगा, क्योंकि कई तरीके के दूसरे फैक्टर्स भी इनके एनर्जी को अफेक्ट कर रहे होंगे। तो इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, बट वी कैन डिटरमाइन द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी का मतलब हो गया फाइनल माइनस इनिशियल, या इसी को हम लोग U2 माइनस U1 भी कर सकते हैं। अब थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा कि जब हम U कैलकुलेट ही नहीं कर सकते हैं तो फिर डेल्टा U कैसे कैलकुलेट करेंगे। थोड़ा सा पेशेंस रखिए। जैसे अगर मान लिया कि किसी व्यक्ति का एग्जैक्ट आप वैल्यू नहीं बता सकते हैं कि आपका कितना एग्जैक्ट वैल्यू है, लेकिन अगर उसके पॉकेट में आप 10 रुपया डाल दिए तो 10 रुपया डालने पर अब आप ये कह सकते हैं कि पहले जो भी आपका वैल्यू रहा हो अब उसमें 10 रुपया बढ़ेगा। अगर किसी के पॉकेट से 10 रुपया निकाल लेते तो आप कह सकते हैं कि पहले आपका जो भी वैल्यू रहा हो, जो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, बट अब 10 रुपया निकालने के बाद में अब आपका वैल्यू 10 रुपया कम हो गया। यानी कि हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते हैं, बट वी कैन डिटरमाइन द चेंज इन वैल्यू, उसके चेंज इन वैल्यू को निकाल सकते हैं। उसी तरह से अगर किसी सिस्टम में एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं या वो रिलीज कर रहा है तो उस कंसेप्ट के अनुसार से हम लोग उसका इंटरनल एनर्जी वैल्यू, चेंज इन इंटरनल एनर्जी वैल्यू निकाल सकते हैं। इसे एक एग्जांपल से बताते हैं। सपोज एक सिस्टम है जिसका इंटरनल एनर्जी वैल्यू U1 हो गया और इस सिस्टम में Q अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी सप्लाई किया जाता है और W जूल ऑफ वर्क किया जाता है। वर्क इसका भी यूनिट जूल होता है, यह भी एनर्जी का ही एक फॉर्म है। तो इंटरनल एनर्जी किसी सिस्टम का U1 था जो हम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उसमें हम हीट एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं। कितना हीट एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं? Q जूल। उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, कितना जूल वर्क कर रहे हैं? W जूल। एंड नाउ द इंटरनल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम बिकम U2। अब इसका इंटरनल एनर्जी वैल्यू U2 हो गया। चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फार्मूला बताता है U2 माइनस U1। और देखो तो इसी को U2 बना कर जब U1 में Q और W जूल एनर्जी सप्लाई की, यानी U2 की जगह पर हम लोग U1 प्लस Q प्लस W लिख सकते हैं। तो यहाँ जहाँ U2 है इसकी जगह पर लिखेंगे U1 प्लस Q प्लस W। ये पूरा पार्ट आ गया किसके लिए? U2 के लिए। माइनस U1, एक स्टेप और बढ़ते हैं, ब्रैकेट हटाते हैं, देखो कुछ कैंसिल होगा। U1 प्लस Q प्लस W माइनस U1। देखो तो U1 और U1 कैंसिल हो गया, यानी क्या बचा रह गया? Q प्लस W। इट मींस चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। तो Q यानी हीट एनर्जी तो हम काउंट कर सकते हैं, W यानी वर्क डन तो हम लोग काउंट कर सकते हैं। अब ये वर्क डन सिस्टम द्वारा भी हो सकता है और सराउंडिंग के द्वारा भी हो सकता है। Q का वैल्यू सिस्टम एनर्जी एब्जॉर्ब भी कर सकता है और सिस्टम एनर्जी रिलीज भी कर सकता है। तो ये डिराइवेशन यहां से लेकर यहां तक आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग साइन कन्वेंशन के बारे में बात करें। अब यहां हम लोग साइन कन्वेंशन में हीट एनर्जी और वर्क डन के साइन के बारे में बात करेंगे कि कब ये वैल्यू पॉजिटिव होगा और कब ये वैल्यू नेगेटिव होगा। साइन कन्वेंशन आप फिजिक्स में पढ़ेंगे, लाइट याद कीजिए, U, V, F ये टर्म यूज करते थे, मिरर फार्मूला हो या लेंस फार्मूला हो, और वहां पर फिर आप ये याद रखते थे कुछ कन्वेंशन के अनुसार से कि कब V का वैल्यू पॉजिटिव होता है, कब V का वैल्यू नेगेटिव होता है, F किस केस में पॉजिटिव रखते हैं, किस केस में नेगेटिव रखते हैं, U का वैल्यू नेगेटिव क्यों होता है। उसी तरह से यहाँ पर भी कुछ कंसेप्ट हैं जो Q और W के पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू को डिसाइड करता है। एक सिंपल कंसेप्ट बताते हैं, उसको ध्यान में रखोगे, ये पॉजिटिव और नेगेटिव से कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। वो सारे प्रोसेस, वो सारे एक्टिविटी जिससे सिस्टम का एनर्जी बढ़ता हो वो पॉजिटिव होगा। वो सारे प्रोसेस और सारे एक्टिविटी जिससे सिस्टम का एनर्जी डिक्रीज करता हो वो नेगेटिव होगा। अब जैसे देखो, अगर आप वर्क कर रहे हैं किसी सिस्टम पर,
तो जिस पर वर्क किया जाता है उसका एनर्जी बढ़ता है, और जो वर्क करता है उसका एनर्जी घटता है। तो इफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, यानी सिस्टम पर अगर वर्क किया जा रहा है तो W का वैल्यू पॉजिटिव होगा। एंड इफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम, और अगर वर्क सिस्टम के द्वारा किया जा रहा है तो सिस्टम किस पर वर्क करेगा? तो यूनिवर्स में तो सिर्फ दो ही पार्ट है, एक सिस्टम और दूसरा सराउंडिंग। तो कह सकते हैं इफ सिस्टम वर्क ऑन द सराउंडिंग देन द वैल्यू ऑफ W would be negative, and if surrounding work on the system then the value of W would be positive. On the same way Q यानी हीट एनर्जी, अगर सिस्टम एनर्जी एब्जॉर्ब करता है सराउंडिंग से तो Q का वैल्यू पॉजिटिव होगा, और अगर सिस्टम एनर्जी रिलीज करता है सराउंडिंग को देता है तब Q का वैल्यू निगेटिव होगा। उसी साइन कन्वेंशन को हम लोग यहां नोट कर लेंगे, अभी डिस्कस किए उसके अनुसार से। प्लस Q कब लगाते हैं? इफ हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, अगर सिस्टम के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है, एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, वहां Q का वैल्यू पॉजिटिव होगा। माइनस Q कब लिखेंगे? इफ हीट इज रिलीज्ड बाय द सिस्टम, या इसी को दूसरे में भी कह सकते हैं कि एब्जॉर्ब्ड बाय द सराउंडिंग, दोनों का सेंस एक ही निकलता है, रिलीज्ड बाय द सिस्टम, वहां Q का वैल्यू निगेटिव होगा। वर्क डन का वैल्यू पॉजिटिव होगा, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, जब सिस्टम पर वर्क हो रहा है ऑन द सिस्टम तब W का वैल्यू पॉजिटिव होगा। निगेटिव कब रखेंगे हम लोग? इफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम, डन बाय द सिस्टम, सिस्टम के द्वारा वर्क होता है। और फॉर्मूला हम लोग को कौन सा यूज करना है आगे? डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। अब न्यूमेरिकल बनाते वक्त में ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और Q का वैल्यू पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा वो क्वेश्चन को पढ़ करके हम लोग समझेंगे। तो इसे भी आप अपने नोट्स में कॉपी करें। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑन सप्लाइंग 10 किलो जूल ऑफ हीट एनर्जी, ऑन सप्लाइंग, तो सप्लाइंग करने का मतलब हम लोग दे रहे हैं, ऑन सप्लाइंग 10 किलो जूल ऑफ हीट एनर्जी a system does work equivalent to 500 joule, a system does work equivalent to 500 joule, ये वर्क डन है 500 जूल वर्क करता है। डिटरमाइन द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, यानी किसी सिस्टम को जब हम 10 किलो जूल हीट एनर्जी देते हैं तो वो सिस्टम वर्क करता है, वर्क इन द फॉर्म ऑफ एक्सपेंशन भी होता है, वो आगे हम लोग बात करेंगे उसके बारे में। तो सिस्टम डज वर्क इक्विवेलेंट टू 500 जूल, तो हमें निकालना है कि यहाँ चेंज इन इंटरनल एनर्जी का वैल्यू कितना होगा। कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहला काम क्या करना होगा कि जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उससे आपको सेपरेट करना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ Q वुड बी इक्वल टू प्लस 10 किलो जूल। अब देखो प्लस क्यों लगाए हैं 10 किलो जूल में? क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है ऑन सप्लाइंग 10 किलो जूल ऑफ हीट एनर्जी टू ए सिस्टम, सिस्टम को आप हीट एनर्जी दे रहे हैं, तो जब एनर्जी देंगे तो उसका वैल्यू बढ़ेगा। और एक ही पॉइंट आपको बताया कि अगर सिस्टम का वैल्यू बढ़ता है, एनर्जी बढ़ता है तो वो पॉजिटिव होगा, तो इसलिए 10 किलो जूल हुआ पॉजिटिव वैल्यू। ए सिस्टम डज वर्क इक्विवेलेंट टू 500 जूल, और W का वैल्यू 500 जूल, यहां माइनस में आया क्योंकि सिस्टम वर्क कर रहा है, और जब भी कोई वर्क करेगा तो उसका एनर्जी कम होगा, और किसी पर अगर वर्क किया गया तो उसका एनर्जी बढ़ेगा। तो W का वैल्यू यहाँ माइनस इंडिकेट कर रहा है कि सिस्टम वर्क कर रहा है। अब दोनों में देखो, यहाँ यूनिट है किलो जूल और यहाँ जूल, तो आपको दोनों का यूनिट सेम करना होगा। या तो जूल को आप किलो जूल में कन्वर्ट कर दो, या फिर किलो जूल को जूल में कन्वर्ट कर दीजिए। हम इसे ही जूल में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये वैल्यू आ जाएगा 10,000 जूल।
आपको निकालना किसका वैल्यू है, डेल्टा यू का वैल्यू निकालना है। फॉर्मूला है डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। क्यू का वैल्यू 10,000, तो यहाँ 10,000 हो गया, माइनस डब्ल्यू का वैल्यू 500, तो माइनस 500, तो यहाँ ये वैल्यू हो गया 9,500 जूल, या इसी को अगर किलो जूल में कन्वर्ट करें तो 1000 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 9.5 किलो जूल। ये चेंजिंग इंटरनल एनर्जी का वैल्यू है, नोट कर लीजिएगा इसको। सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ इस क्वेश्चन में कह रहा है द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज 3.5 किलो जूल, यानी डेल्टा यू का वैल्यू दिया हुआ है। If the system absorb 5 kilojoule of heat energy from surrounding, absorb 5 kilojoule of heat energy, यानी Q का वैल्यू पॉजिटिव हो 5 किलोजूल, then what would be the value of work done and what would be its direction? तो आपसे पूछा जा रहा है कि वर्क डन का वैल्यू क्या होगा और इसका डायरेक्शन क्या होगा। डायरेक्शन कहने का मतलब आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि वर्क इज डन बाय द सिस्टम और वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, यानी सिस्टम वर्क कर रहा है या सिस्टम पर वर्क किया जा रहा है। तो अब फिर स्टेटमेंट को हम यहां लिखेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चेंज इन इंटरनल एनर्जी का वैल्यू पॉजिटिव में दिया हुआ है, इट इज प्लस 3.5 किलो जूल, क्यू का वैल्यू प्लस 5 किलो जूल, और आपसे पूछा जा रहा है कि वर्क डन का वैल्यू क्या होगा, डब्ल्यू क्या होगा। रिलेशन क्या पढ़े हम लोग, फार्मूला क्या पढ़े, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा यू का मतलब हो गया 3.5, क्यू का मतलब हो गया 5 और प्लस डब्ल्यू। देयरफॉर डब्ल्यू वुड बी इक्वल टू, यहां ये 5 है प्लस में है, इधर जाएगा तो ये माइनस में आएगा, तब इस जगह पर आप ले जाओगे तो 3.5 माइनस 5, यानी ये वैल्यू आ गया माइनस 1.5 किलो। वर्क डन निकल गया। अब देखो यहाँ W का वैल्यू माइनस में आया है, निगेटिव है, तो निगेटिव वैल्यू किस बात को इंडिकेट करेगा, निगेटिव इंडिकेट कर रहा है कि सिस्टम का एनर्जी घट रहा है, इट मींस वर्क इज डन बाय द सिस्टम। तो यहाँ नीचे में एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा आपको, द निगेटिव वैल्यू ऑफ वर्क डन W इंडिकेट्स दैट वर्क इज डन बाय द सिस्टम, सिस्टम के द्वारा वर्क किया जा रहा है। वहीं अगर W का वैल्यू पॉजिटिव आता तो फिर इसका डायरेक्शन आप निकाल लेते, वहां पर आप बताते कि द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ वर्क डन इंडिकेट्स दैट वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम के ऊपर में वर्क किया जा रहा है। तो ये दो क्वेश्चन हम अपनी तरफ से दिए। एक आपकी एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको हम पीडीएफ में उसका क्वेश्चन नंबर लिख देंगे, आप उस क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिएगा। ये इंटरनल एनर्जी से रिलेटेड यहां तक का बात हुआ। अब अगले क्लास में, अगले वीडियो में कुछ और बताएंगे, जैसे एक फार्मूले का डिराइवेशन करना है हम लोग को, W इज इक्वल टू माइनस P इंटू डेल्टा T, इसके बारे में बात करेंगे, ये डिराइवेशन होगा। और इसके बाद फिर हम लोग इंथैल्पी के बारे में बात करेंगे। तो आज यहीं तक, बाकी अगले क्लास में।